everybody, welcome to another episode of Medical Matters, an initiative of the Martin Dow Group. Today we have a very special guest with us, Dr. Amna Kamar, and she will be talking about the topic of anemia, which is a very common trait these days. And let's welcome our guest. Hi Dr. Amna, how are you? Alhamdulillah, I'm good. Okay, so can you, for the viewers, because obviously मैं तो familiar हो गई आपसे, but for the viewers, can you please give a little introduction? So I'm Dr. Amna Kamar and I'm working as a consultant hematologist in Dr. Ziauddin University Hospital. I have graduated from Dow University of Health Sciences in 2010 and completed my degree of FCPS in 2018 from Dr. Ziauddin University Hospital, and since then I have been working there as consultant. So we are dealing with both the benign as well as the malignant hematological disorders, which includes different leukemias, lymphomas, nutritional deficiencies and different coagulation disorders, blood disorders. And on behalf of Ziauddin Hospital, I have the privilege to visit Quetta on and off for conducting clinics over there. And it has been a great journey of hematology, and I'm hopeful that from this show I'll be sharing some of the useful knowledge regarding hematological disorders. अच्छा, तो hematology specifically क्यों? Passion था, or were you particularly interested in this field? हेमेटोलॉजी बिल्कुल पैशन था, और सिंस MBBS आई वॉज इंटरेस्टेड, और मुझे ब्लड डिसऑर्डर्स में बहुत इंटरेस्ट है. इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि हमारे मुल्क में जो है हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मतलब आप you name them and we have it, or the people are suffering, or we need to identify those disorders. उनकी हमें तशख़ीस करनी है, इलाज करना है, और इसी वजह से मेरा एक पैशन था कि मैं हेमेटोलॉजी की फ़ील्ड चूज़ करूं और उसमें फ़र्दर ट्रेनिंग करूं, एंड देन अपने जो सफ़रर्स हैं हमारे मुल्क के, उनके लिए काम करूं. तो दैट वाज डेफिनेटली अ पैशन. अच्छा, तो एनीमिया एक काफ़ी कॉमन लफ्ज़ है जो हम सुनते रहते हैं, बट आई वुड लाइक कि हमारे व्यूअर्स को, बिकॉज डॉक्टर की तरफ से आम अल्फाज में अगर बताना चाहें एनीमिया क्या है एंड हाउ कॉमन इट इज़, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को दे आर एनामिक बट वो उनको पता नहीं होता कि वो एनामिक हैं या नहीं है. तो क्या होता है एंड कितना कॉमन है हमारी पॉपुलेशन में? देखिए, एनीमिया वर्ड जैसा आपने कहा बहुत कॉमन है, लेकिन उसके मायने समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी कमी हो जाना, या हीमोग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन है और वो आयरन के साथ ऑक्सीजन को कैरी करता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेके जाता है, उसकी कमी हो जाना, इसको हम एनीमिया कहते हैं. हीमोग्लोबिन का फंक्शन ये होता है कि वो ऑक्सीजन को हमारे जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स और टिश्यूज़ तक लेकर जाएं, ताकि हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज़ अपना रोल और अपना फंक्शन सही से कर पाएँ. जब इस ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हो जाएगी या उस ऑप्टिमम लेवल पे नहीं होगी जिस पे चाहिए, तो ऑब्वियसली फिर टिश्यू रिलेटेड इंजरीज शुरू होंगी, ऑर्गन डैमेज शुरू होगा, ऑर्गन अपना फंक्शन सही से नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से फिर हमें डिफरेंट सिम्टम्स जो है वो मिलते हैं, जो कि ऑब्वियसली हम आगे डिस्कस भी करेंगे. जहाँ तक कॉमन होने की बात है, मैं अगर आपको एक फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं तो अकॉर्डिंग टू WHO अप्रॉक्सीमेटली 1.62 बिलियन लोग दुनिया में जो है एनीमिया से सफ़र कर रहे हैं. इट्स अराउंड 25% ऑफ द पॉपुलेशन. और अगर हम इसकी मज़ीद स्टैट्स देखें तो ये जो परसेंटेज है स्पेशली बच्चों में जो कि अंडर 5 इयर्स ऑफ एज में है, इट्स अराउंड 40%. और अगर हम फीमेल्स की बात करें, दोज फीमेल्स हु आर प्रेग्नेंट, ये परसेंटेज 37% पे जाती है. एंड फीमेल्स ही की अगर हम बात करें तो 15 से 49 इयर्स की एज ग्रुप में जो ख़वातीन हैं उनको 30% ख़वातीन को एनीमिया होता है. अब मैं इसको और थोड़ा नैरो डाउन करती हूँ. अगर हम पाकिस्तान की बात करें स्पेसिफ़िकली, तो हमारे रीजन में वो ख़वातीन जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं उनमें एनीमिया ऑलमोस्ट 50% ख़वातीन में पाए जाते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी ह्यूज बर्डन ऑन ऑब्वियसली. So you are quoting very significant numbers, right? तो what are the most common causes जिनकी वजह से एक तो इतना ज़्यादा है और हो जाता है? तो क्या ऐसी चीज़ें जो मे बी पीपल आर ओवरलुकिंग एंड दे आर नॉट फेमिलियर विद, जिनकी वजह से एनीमिया इज़ बीइंग कॉज्ड एंड वी आर नॉट दैट सीरियस अबाउट इट, हमें पता भी नहीं है कि वो चीज़ इतनी ज़रूरी है?
देखिए एनीमिया को हम जब क्लासिफाई करते हैं तो एक तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, दे ऑल हैव डिफरेंट रीजंस एंड कॉजेज़। बहुत कॉमन है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जिसकी हम बात करते हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट है, बहुत कॉमन, ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसमें ऑब्वियसली आयरन का इंटेक सही नहीं होना या एब्जॉर्प्शन के मसले होना सर फहरिस्त हैं। सेकेंडली हमारे पास ऐसे डिसऑर्डर्स भी आते हैं जिसमें वाइटामिन और फॉलेट की डिफिशिएंसी होती है, विटामिन B12 और फॉलेट की डिफिशिएंसी की वजह से भी एनीमिया हो सकता है। फिर कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हम जेनेटिक हेरिडिटी या मौरूसी बीमारियां कहते हैं, जैसे थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है। वहाँ पे भी अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो उन कंडीशंस में भी आपको सिग्निफिकेंट एनीमिया मिलता है, हीमोग्लोबिन का कम होना। देन आप ब्लड लॉस की बात करते हैं, फीमेल्स में ख़ास तौर पे ड्यूरिंग दी मेंस्ट्रुअल साइकिल हैवी होने की वजह से, लैक्टेशन पीरियड में, या कुछ और डिजीज़ में जिसमें GI ब्लड लॉस इंक्लूडेड है, वहाँ पे एनीमिया हमें मिलता है। सो ये डिफरेंट टाइप्स हैं जिनका पता होना आपको ज़रूरी है कि ये वजूहात हो सकती है हीमोग्लोबिन के कम होने की, और उसके इफ़ेक्ट्स फिर आपको बाद में नज़र आते हैं। अच्छा, सो टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, ऐसे कौन से बहुत से कॉमन सिम्टम्स हैं या साइंस हैं जो अगर एक बंदा एक्सपीरियंस कर रहा हो, सो यू नो दे शुड नो दैट यू नो आई नीड टू गेट टेस्टेड फॉर इट, या मुझे शायद मैं एनेमिक हूँ। ऐसे क्या कॉमन बहुत ओवरलुक्ड इनफैक्ट साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो लोग सीरियसली नहीं लेते, बट यू नो दे कैन बी अ कॉज फॉर एनीमिया एज वेल? एग्जैक्टली बहुत ज़रूरी है ये बताना, क्योंकि हम ख़ास तौर पे फीमेल्स अपने सिम्टम्स को बहुत टाइम तक जो है ओवरलुक करती हैं, और ये फिर बाद में जाके इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। देखिए एनीमिया की अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन सिम्टम ये है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस फूलना, दिल की धड़कन जो है वो तेज़ महसूस होना, पैल्पिटेशन होना, या अगर आप उसको कहें कि पेल हो जाना आँखों का, कंजक्टाइवा का, ठंड लगना, कोल्ड पेरीफ्रीज हाथों और पाँव का ठंडा हो जाना। इसके अलावा थकावट बहुत ज़्यादा महसूस करना। बच्चों में ख़ास तौर पे जो बच्चे आयरन डिफिशिएंट होते हैं या एनीमिया के साथ होते हैं, उनमें एक मेजर कंप्लेन ये आती है कि स्कूल में उनकी जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, या जो एजुकेशनल एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छी ना होना, या रिज़ल्ट्स का अच्छा ना आना, ये सिम्टम्स हैं। इसके अलावा भूख का ना लगना, वज़न का गिरना, और मुंह में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के छाले या ज़ख़म का होना। अगर कोई ज़ख़म होता है और उसकी हीलिंग बहुत देर से हो रही है तो ये भी एक वजह हो सकती है। कुछ बच्चों में होता है दैट यू नो छाले बहुत फ्रीक्वेंटली बन रहे होते हैं एंड देयर इज नो कॉज और रीज़न, बस छाला जी उठे तो छाले हैं मुंह में, और बहुत कॉमन होता है, बहुत कॉमन है। एनीमिया इज़ वन ऑफ द रीज़न जिनकी वजह से ये हो सकता है। तो अगर छाले हैं किसी को सो बिल्कुल वो एनीमिया से। और एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगी, कुछ पेशेंट्स को, बल्कि कुछ नहीं अक्सर पेशेंट्स को जो है वो क्ले, मुल्तानी मिट्टी, बर्फ़, चाय की पत्ती, इन सब चीज़ों की क्रेविंग होती है। तो अच्छा, ये एक बहुत ही मिट्टी का मैंने भी सुना है कि क्या, हाँ, तो कुछ लोग खाते हैं उसको, बिकॉज इसको आप इस तरह से कह लें बॉडी इज़ इन नीड ऑफ आयरन, तो वो क्रेविंग जो है कहीं कहीं आपको नज़र आती है, बहुत कॉमन है। मैंने अपने पेशेंट्स में मैं ख्याल 70-80% को जो है वो विद क्रेविंग ऑफ दीज थिंग्स के साथ देखा है। तो अगर इस तरह की आपको कोई क्रेविंग है तो डेफिनेटली जो है एनीमिया, और ख़ास तौर पे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, उसका कॉज हो सकता है। अच्छा, so moving on, what are the common myths that you know I'd like you to debunk some myths because हमारे सोसाइटी में स्पेशली ये बहुत कॉमन है एक चीज़ के टोटके बहुत होते हैं, और नहीं इस वजह से नहीं है, पैल्पिटेशन इस वजह से नहीं है, एंजाइटी की वजह से होगी एंड ऑल ऑफ दैट। तो कौन सी ऐसी कॉमन चीज़ें हैं या कॉमन मिथ्स हैं दैट यू वुड लाइक टू debunk, यू वुड लाइक टू टेल पीपल कि ये दिस कैन बी सीरियस, या ये इस वजह से नहीं होता, यू नीड टू यू नो गेट चेक फॉर इट? तो कौन सी ऐसी बहुत सी कॉमन चीज़ें हैं देखिए मिथ्स बहुत हैं। सबसे पहली सबसे इम्पॉर्टेंट मिथ ये है कि एनीमिया इज़ ओनली बिकॉज ऑफ आयरन डिफिशिएंसी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, और हम सब समझते हैं कि भाई एनीमिया है आयरन दे दो। जनरल आप देखें, किसी को भी आप कहेंगे कि हीमोग्लोबिन कम है, चलो भाई आयरन की ड्रिप्स लगवा लो, आयरन के टैबलेट्स ले लो। आई एग्री कि एनीमिया जो है उसका एक बहुत बड़ा कॉज आयरन डिफिशिएंसी है, बट देयर आर नंबर ऑफ़ अदर कॉजेज़ जिससे हम भूल जाते हैं या हाईलाइट नहीं करते। उसमें होता ये कि उसका नुकसान क्या है, बिकॉज देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि एनीमिया की बहुत सारी टाइप्स हैं, B12 की कमी होना, फॉलेट की कमी होना, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होना।
हमने अगर देखा कि एनीमिया है और हमने उसको आयरन दे दिया विदाउट गेटिंग टेस्टेड फॉर आयरन प्रोफाइल, आपने आयरन प्रोफाइल नहीं चेक किया और आपने उसको आयरन की ड्रिप्स लगा दी, तो क्या हुआ, एक अननेसेसरी बर्डन आपने उसके ऊपर आयरन का डाल दिया। हो सकता है उसको एनीमिया जो है वो किसी और वजह से हो, B12 की डिफिशेंसी से हो या फॉलेट की डिफिशेंसी से हो या कोई और रीज़न हो। वहाँ पे एनीमिया जो है वो आयरन सिर्फ देने से उसकी एनीमिया बेहतर नहीं हो जाएगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एनीमिया जब आप होता है तो यू डेफिनेटली नीड टू गो टू हेमाटोलॉजिस्ट टू आस्क हिम और हर कि इसका रीज़न क्या है। वो उसका काम है कि वो उसको वैल्यूएट करे, CBC को असेस करे एंड देन फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे। तो सबसे बड़ा मिथ ये है कि इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ आयरन डिफिशिएंसी, देयर आर मल्टीपल अदर कॉजेज और उनको देखना ज़रूरी है। Something as simple as B12 can even हाँ cause एग्जैक्टली, anemia. B12 इज़ अनदर वेरी कॉमन कॉज जो कि जिसकी डिफिशिएंसी हो तो एनीमिया हो सकता है, फॉलेट की डिफिशिएंसी हो तो एनीमिया हो सकता है। तो दीज आर द कॉजेज़ जिसे हमें देखना है। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत और बड़ा मिथ ये है कि इट्स द डिज़ीज़ ऑफ फीमेल्स ओनली, सिर्फ बच्चों सिर्फ ख़वातीन में या छोटे बच्चों में होता है। इट्स अगेन अ मिथ। ठीक है, ये बात सही है कि मर्दों में ये डिज़ीज़ या डिफिशिएंसी जो है बहुत टाइम के बाद डेवलप होती है। आई मीन एक एवरेज वेट जो मेल है उसको आयरन डिफिशिएंसी डेवलप करने में 3 से 5 साल लग जाते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि बिल्कुल हो ही नहीं सकती। आई हैव अ नंबर ऑफ पेशेंट्स जो कि आते हैं मेरे पास इन ऑल एज ग्रुप्स, मेल जेंडर की मैं बात कर रही हूँ, और उनमें एनीमिया होता है और उनमें आयरन डिफिशिएंसी के भी फीचर्स मिलते हैं, B12 के भी डिफिशिएंसी, फॉलेट डिफिशिएंसी, H पाइलोरी इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगी क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन देखी है विद डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एनीमिया। तो ये अगेन एक मिथ है कि मेल्स में नहीं हो सकता, मेल्स में बिल्कुल हो सकता है। इवन अगर आप स्टडीज़ देखें तो एक सर्टेन एज के बाद लेट्स से 60+ के बाद ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। सो इसको भी मिथ को भी हमें हाईलाइट करना है कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी को जो है वो हार्ट बीट तेज़ हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, वो ये सोच कर बैठा रहे कि नहीं मैं तो मर्द हूँ, मुझे नहीं हो सकता। तो दिस इज़ दी आई मीन यू आर ओवरलुकिंग एट द प्रॉब्लम। सो दिस इज़ अनदर मिथ। तीसरी चीज़ ये कि एनीमिया जो है वो ऑल टाइप ऑफ एनीमियाज आर प्रिवेंटेबल। ये एक कॉमन मिथ है जिसमें कहा जाता है कि भाई किसी को है हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, एनीमिया डेवलप है, हाँ भाई अब इसको बस जो है ना कि सही हो जाएगा, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, खाना पीना सही कर दो सही हो जाएगा। और नॉट ऑल एनीमियाज आर प्रिवेंटेबल। क्यों? क्योंकि कुछ एनीमियाज जो हैं वो आपकी हेरिडिटरी होते हैं, जेनेटिक होते हैं। थैलीसीमिया के बच्चों में, सिकल सेल एनीमिया के बच्चों में वहाँ पे क्या होता है, उनको हर थोड़े दिन के बाद ब्लड लगाने की ज़रूरत पेश आएगी, तो वो प्रिवेंटेबल नहीं है। जो चीज़ आपकी जीन में मौजूद है वो है, तो उसका ताल्लुक जो है वो न्यूट्रिशनल से और बाकी चीज़ों से एज सच नहीं होता। तो दिस ऑल्सो नीड्स टू बी क्लियर कि ऑल ऑफ द एनीमियाज आर नॉट प्रिवेंटेबल, सम ऑफ देम आर हेरिडिटरी। अच्छा, सो इसी पे अगर मैं अपना अगला सवाल बिल्ड करूँ कि व्हाट इज़ द कंडीशन जिस पे यू वुड से कि अब मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, मतलब घर पे अगर बैठा हुआ कोई भी हमें देख रहा है तो वो ऐसे कौन से सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहा है जिस पे एज अ डॉक्टर यू वुड से कि इन पे दिस इज समथिंग दैट नीड्स मेडिकल अटेंशन एंड यू नीड टू गो एंड गेट टेस्टेड एंड गेट चेक्ड एंड ऑल ऑफ दैट। क्योंकि हमारे यहाँ आदत है स्पेशली औरतों में बहुत अवॉइड करती हैं, बहुत टालती हैं एंड तक कि नहीं कुछ खून की कमी है, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे क्या कॉमन चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस लोग करते हैं, सीरियसली नहीं लेते बट जिन्हें लेना चाहिए एंड दैट रिक्वायर्स मेडिकल अटेंशन? कुछ सिम्टम्स तो मैं जैसे पहले बता चुकी हूँ, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का होना, सांस का फूलना, आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो और उसकी कोई वजह समझ में ना आए बहुत लंबे अरसे से चीज़। क्योंकि देखिए आयरन डिफिशिएंसी या B12 डिफिशिएंसी या फॉलेट डिफिशिएंसी 1-2 दिन में डेवलप नहीं होती, इसको एक लंबा टाइम लगता है, स्टेजेस होती हैं इसकी डेवलपमेंट के लिए। वो तो थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली करके इनिशियली बॉडी उसको अडेप्ट करती है और रिस्पॉन्स करती है, बट एक टाइम आता है जब बॉडी कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू इट, बॉडी फर्दर जो है वो उसको कंपनसेट नहीं कर सकती, तो सिम्टम्स अपीयर होना शुरू होते हैं, जिसमें सांस का फूलना, बैठे बैठे सांस का फूलना या थोड़े से वॉक करने पे सांस का फूल जाना। इसके अलावा पेलनेस जो मैंने आपको बताई, पेलार होना, हाथों का या कंजक्टाइवा का पेल होना, म्यूकोज़ा में जो है ओरल म्यूकोज़ा यानी आपकी जो ओरल हाइजीन है इसका ख़राब होना, छाले निकलना या फिर पैल्पिटेशंस फील होना, ये सारी अलामात हैं जहाँ पे आपको फ़ौरन इस पर डिसाइड करना है, एक्शन लेना है कि हमें जाना है और टेस्ट करवाना है।
और इनको जितना जितना आप ओवरलुक करेंगे दैट कैन हैव डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स। और वो आखिर में फिर बहुत, क्योंकि हमें ऑब्वियसली हम जब हॉस्पिटल में पेशेंट्स देख रहे होते हैं तो हम इमरजेंसी में भी देखते हैं, आईसीयू में भी देखते हैं, तो कुछ पेशेंट्स आते हैं जो कि सीवियर इफेक्ट्स के साथ आ रहे होते हैं बिकॉज दे हैव ओवरलुक्ड इट। इसमें ये मेरा अगला सवाल भी यही था, आपने यही बात कर दी कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एनीमिया लाइफ थ्रेटनिंग, और किस स्टेज पे जाके इतना सीवियर हो जाता है कि नाउ इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग थिंग एंड यू कुड पॉसिबली हैव फेटल इफेक्ट्स। हाँ देखिए, अब बहुत लंबे टाइम तक हमने ओवरलुक्ड किया, हमने टेस्ट ही नहीं करवाया, हम डॉक्टर के पास गए ही नहीं। वी आर कोपिंग अप विद व्हाट इज़ हैपनिंग। होता ये कि वो हीमोग्लोबिन आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 वो बहुत कम हो जाता है, और जब फिर आप हॉस्पिटल आते हैं तो अक्सर हम 2 ग्राम हीमोग्लोबिन देख रहे होते हैं, 2.5 ग्राम देख रहे होते हैं, 3.5 ग्राम देख रहे होते हैं, जहाँ पे आपकी बॉडी जो है वो फिर साथ नहीं दे रही होती है। बिकॉज हीमोग्लोबिन का काम भी ये है कि ऑक्सीजन को लेकर जाए हर जगह पे, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्रेन हो, हार्ट हो, लंग्स हो, लिवर हो, तो सारे ऑर्गन्स अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो दैट इज़ द टाइम कि फिर वहाँ पे कार्डिक फेलियर के भी चांसेस होते हैं, जैसे हम एनेमिक फेलियर कहते हैं। तो क्या दैट कैन हैव दीज फैटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑन हार्ट एज वेल। किडनीज के ऊपर पड़ सकता है, ब्रेन के ऊपर, ऑब्वियसली जब ऑर्गन फेलियर की तरफ ऑर्गन फेलियर की तरफ जा सकता है, तो वहाँ पे फिर आप लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस को फेस करते हैं। तो उस लेवल पे आने से पहले ही अगर आप उसको एड्रेस करें, उसके लिए कॉजेज़ को देखें, अपना वर्कअप करवाएं, डॉक्टर के पास जाएं, तो दैट इज़ प्रिवेंटेबल। बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आते हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसको हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। दे आर ट्रीटेबल and they are preventable. Some of the types are preventable, so it has to be picked up at earliest. तो किस तरीके के ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं? एंड बिकॉज आपने भी मेंशन किया था दैट देयर आर डिफरेंट अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ एनीमिया, Exactly. सिर्फ आयरन डिफिशिएंसी नहीं होती, तो डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया हैव डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस, आई एम श्योर, एंड किस तरीके की ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया? अच्छा देखिए, इसमें एक चीज़ होती है बहुत क्लियर कि आपने जब सीबीसी करवाया तब पता लगता है कि हीमोग्लोबिन कम है या एनीमिया है, तो उस वक्त हेमाटोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो उसको असेस करे, सीबीसी को देखकर बहुत सारी चीज़ें हमें क्लिक कर जाती हैं कि अंडरलाइन कॉज क्या हो सकता है। आयरन डिफिशिएंसी की पिक्चर है तो उसमें किस तरह से एमसीवी एमसीएच कम होगा, अगर B12 फॉलेट की डिफिशिएंसी है तो उसमें किस तरह से एमसीवी हायर साइड पे होगा, अगर कोई और रीज़न है, अल्लाह ना करे कोई मैलिग्नेंसी है या कोई ट्यूमर है या ल्यूकीमियाज़ हैं, तो वहाँ पे एबनॉर्मल सेल्स सीबीसी में आना शुरू हो जाएंगे, प्लेटलेट साथ में कम होना शुरू हो जाएंगे, तो दैट हैज़ टू बी सीन बाय हेमाटोलॉजिस्ट। वो उस पर डिसाइड करके आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की तरफ गाइड करेंगे। और इन्वेस्टिगेशन में मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, हीमोग्लोबिन कम होता है, ऑलरेडी आयरन की ड्रिप्स लगवा के आते हैं। अब होता ही है कि जब आपने एक दफ़ा आयरन का इन्फ्यूजन ले लिया, आयरन इन्फ्यूजन आपको हो गया, तो अब हम आयरन के टेस्ट करवाएंगे तो वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपके जो टेस्ट हैं वो प्री ट्रांसफ्यूजन या प्री इन्फ्यूजन होने चाहिए, यानी खून लगने से पहले या आयरन की ड्रिप लगने से पहले आपके ब्लड पे वो टेस्ट होने चाहिए, जो कि हमें क्लियर पिक्चर दें कि अगर आपके अंदर आयरन डिफिशिएंसी है तो कितनी है, कितना डेफिसिट है आपके अंदर, B12 लेवल क्या है, फॉलेट क्या है। होता ही है कि मरीज़ अब हमारे पास आते हैं और कहते हैं हमने खून लगवा लिया है। बाद सूरतों में मैं आपको ये बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम सबसे पहले ब्लड लगाएं, क्योंकि अगर पेशेंट 3 ग्राम या 4 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ आ रहा है और डिकम्पनसेटेड एनीमिया है, तो हमें लाइफ सेव करने के लिए सबसे पहले ब्लड लगाना पड़ता है। बट एक पर्सपेक्टिव मैं दे रही हूँ कि आप जब भी खुद से कोई इनिशिएटिव ना लें, इट्स बेटर टू गो टू अ डॉक्टर, पर्टिकुलरली हेमाटोलॉजिस्ट का काम होता है कि गाइड करें कि आपने ये टेस्ट करवाने हैं, और उसके बाद फिर आपको ट्रीटमेंट, जैसे आयरन डिफिशिएंसी के लिए IV आयरन इन्फ्यूजन्स भी है, ओरल आयरन थेरेपी भी है, डाइट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर B12 फॉलेट डिफिशिएंसी है तो उसकी रिप्लेसमेंट चलेगी, उसके इंजेक्शंस हैं या ओरली आप टेबलेट्स दे दें, वो डिपेंड करता है कितने लेवल पे डिफिशिएंसी मौजूद है। लेकिन जो दूसरे टाइप्स के एनीमियाज़ हैं, जिसमें हम अगर मैलिग्नेंसी की बात करें, देखिए बहुत सारे मैलिग्नेंसीज़ में भी एनीमिया होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे मैलिग्नेंसी को ट्रीट करना ज़रूरी है। इसी तरह अगर हेरिडिटी डिसऑर्डर है तो वहाँ पे उस हेरिडिटी डिसऑर्डर की जो पर्सपेक्टिव है, ट्रीटमेंट है, उसको देखना ज़रूरी है। डिसऑर्डर से आपको मुराद है जो जेनेटिकली, हाँ, जैसे थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, इस तरह के डिजीज़ में उन डिजीज़ के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलता है। तो हर डिजीज़ का, हर एनीमिया के डिफरेंट कॉज का डिफरेंट अप्रोच टू ट्रीटमेंट होती है। ठीक है।
अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि प्रेग्नेंट औरतों में, प्रेग्नेंट ख़वातीन में एनीमिया का चांस ज़्यादा होता है, सुनने में भी ज़्यादा आता है कि जी प्रेगनेंसी के टाइम पे एनीमिया हो गया ये वो। तो उसका व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज के अच्छा हेल्दी थी माँ एंड देन प्रेगनेंसी में शी बिकेम एनामिक, तो व्हाट डू यू थिंक इज़ द कॉज फॉर दैट? एंड उसमें प्रेगनेंसी में फिर ऑब्वियस सी बात है सप्लीमेंट्स वगैरह बंदा उतने फ्रीली नहीं ले सकता कि जी आयरन शुरू कर दो, B12 शुरू कर दो, तो उसमें फिर हाउ कैन अ वुमेन हुज प्रेग्नेंट इंश्योर कि जी एनीमिया की तरफ वो नहीं जाए? देखिए प्रेगनेंसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इस हवाले से, एनीमिया के हवाले से, कि वहाँ पे आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है। तो एक फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से फ्लूइड की जो अरेंजमेंट होती है उसकी वजह से एनीमिया नज़र आता है, होता नहीं है, लेकिन वो हीमोग्लोबिन डाइल्यूशनल एनीमिया हम उसे कहते हैं, कि वो आपको ऐसा लगता है कि पेशेंट को एनीमिया है, हालांकि वो बॉडी की एक एडजस्टमेंट हो रही होती है जिसकी वजह से एनीमिया आपको लगता है। ऑल्दो नो डाउट कि प्रेगनेंसी में क्योंकि डिमांड्स बढ़ जाती है बॉडी की, आयरन, B12, फोलेट के लेवल्स आपके ऑप्टिमम होने चाहिए, क्योंकि वो डिमांड आपकी ज़्यादा है। इट हैज़ टू बी डायरेक्टेड टूवर्ड फीटस एज वेल। तो वहाँ आपको ये, अगर एक शुरू में कोई खातून जो है वो नॉर्मल है, तो वो लेटर ऑन प्रेगनेंसी में एनीमिया या फिर आयरन डिफिशेंसी या फोलेट डिफिशेंसी या B12 डिफिशेंसी डेवलप कर सकती हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डिमांड। प्लस ये कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वैसे भी थोड़ा सा वोमिटिंग, नोज़िया के इश्यूज़ रहते हैं, तो डाइट बहुत से लोगों की कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। वहाँ पे एक बड़ा इशू ये आता है कि वहाँ डाइट कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से और इंक्रीज डिमांड होने की वजह से हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, और ऑब्वियसली आयरन के लेवल्स, B12 के लेवल, फोलेट के लेवल्स भी कम हो जाते हैं। तो एनीमिया प्रेगनेंसी में एक बड़ा इशू है, और बहुत सारी फीमेल्स को, जैसे मैंने आपके साथ स्टैट्स शेयर की, ये होता है, और उनको फिर डिफरेंट तरीके से डील किया जाता है। यूजुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में IV आयरन एडवाइस नहीं करते, तो शुरू में यही होता है कि ओरल आयरन के साथ हम स्टार्ट करते हैं, और डाइट अच्छी रखने को कहते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनका इस्तेमाल बढ़ाने को कहते हैं। बट ये कि उसको रेगुलरली चेक होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सी फीमेल्स प्रेगनेंसी में शुरू में एक दफ़ा टेस्ट करवाएंगी और आखिर में 9th मंथ में आके वही टेस्ट, तो दिस हैज़ टू बी डन एट इंटरवल्स। आपको हर थोड़े दिन के बाद अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर्स एडवाइस आपने अपना CBC करवाना है या आयरन प्रोफाइल करवाना है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, और अनटिल आप इस पर चेक इन बैलेंस नहीं रखेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा, और एट द एंड फिर आपके लिए, क्योंकि इसका अफेक्ट फीटस पे भी पड़ता है, बेबी के लिए भी बहुत ये डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर इस तरह की डिफिशेंसीज मदर में हो। फॉर एग्जांपल फॉलिक एसिड की डिफिशेंसी दैट कैन हैव गिव राइज टू कंजेनाइटल एनामलीज, एबनॉर्मलिटीज़ बच्चों में डेवलप हो सकती हैं, प्री टर्म बर्थ हो सकती है, अर्ली डेथ्स हो सकती हैं। तो इसमें अगर एनीमिया डेवलप हुआ है तो ज़रूरी है कि माँ और बच्चे दोनों का ही ख्याल रखा जाए, उसके अकॉर्डिंगली जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको ट्रीट किया जाए, और ख़ुद फीमेल्स को भी इसमें अपना जो है वो रोल प्ले करना चाहिए कि दे हैव टू गो फॉर रेगुलर चेकअप्स। अच्छा, तो मतलब हाउ सेफ आर, बिकॉज सुनने में अक्सर, बिकॉज ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिथ्स यू गेट टू हेयर, तो हाउ सेफ आर दीज विटामिन या सप्लीमेंट्स, आयरन के, B12 के, हाउ सेफ इज इट फॉर समबडी हुज प्रेग्नेंट और समबडी हुज नॉट प्रेग्नेंट, जो भी, तो एक नॉर्मल इंसान के लिए आम जिंदगी में ये लेना, बिकॉज कहा, मतलब सुनने में आता है कि जी गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है ज़्यादा खा लो तो आयरन से, या पेट में कुछ इश्यूज या व्हाटएवर, तो कितना सेफ है सप्लीमेंट्स लेना रेगुलरली, एंड कितनी फ्रिक्वेंटली लेने चाहिए आवाम को? बिल्कुल, देखिए मैं एक बात अपने पेशेंट्स को हमेशा बताती हूँ कि सप्लीमेंट्स हम फॉर लाइफ टाइम नहीं दे सकते आपको, या सप्लीमेंट्स के थ्रू आपको जो रिप्लेसमेंट है वो एक टाइम पीरियड तक होती है, उसके बाद आपने अपनी डाइट अच्छी करनी है। ऑब्वियसली उसके आप पूरी ज़िंदगी सप्लीमेंट्स के ऊपर डिपेंड करके नहीं गुजार सकते हैं। तो आयरन को जब हम रिप्लेस कर रहे होते हैं तो हम पेशेंट्स को बता देते हैं, देखिए ये अभी आपका आयरन सही हो जाएगा, बट अगर आपने उसके कॉज को सही नहीं किया या आपने अपनी डाइट अच्छी नहीं की तो 6 महीने बाद यू विल बी लैंडिंग विद द सेम कंप्लेंट्स अगेन। कितना सेफ़ है, देखें इसमें रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स की बात आती है। किसी भी चीज़ की एक्सेस होना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होना भी अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि भाई विटामिन D स्टार्ट किया है या कोई और मल्टीविटामिन किया है तो वो पूरी ज़िंदगी खाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं
सप्लीमेंट्स लेते हुए तो वो फिर हाइपर विटामिनोसिस में जा रहे होते हैं। हाँ, यानी ज़्यादा विटामिन डी मतलब के ज़्यादा लेवल्स excess हो जाता है। टॉक्सिक लेवल में चले जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे उनके साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। हाँ। इसी तरह बाकी विटामिन्स के लिए भी है कि जो ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी है उसके अकॉर्डिंग आप लें, और कोशिश ये करें जो आपके देखिए अल्लाह ताला ने खानों में एक बैलेंस डाइट बिल्कुल। आपको दी है, सारा कुछ मौजूद है, विटामिन्स भी, प्रोटीन्स भी, मिनरल्स भी, कार्बोहाइड्रेट्स भी। तो अगर आप एक बैलेंस हाई आयरन फूड की तरफ लेते हैं। सप्लीमेंट से ज़्यादा प्रेफर करेंगे। हाँ, वो डिपेंड करता है, देखिए डेफिशिएंसी कितनी है। अगर डेफिशिएंसी सिवियर है तो आपने फॉर कुछ टाइम के लिए सप्लीमेंट्स देने हैं, न्यूट्रिशनल रिप्लेसमेंट बट फॉर अ करनी है, लिमिटेड टाइम, फॉर अ लिमिटेड टाइम के इसको लाइफ लॉन्ग नहीं करना, और पैरेलल में आपने अपनी डाइट अच्छी करनी है। ठीक है। अच्छा, सो वील मूव ऑन टू आवर फाइनल क्वेश्चन, जिसमें आई लाइक टू आस्क यू कि आप अगर कुछ टिप्स या एडवाइस दे सकें टू आवर व्यूअर्स हु आर वाचिंग, जिसमें who are anemic, they have been diagnosed and they know that they're anemic, so what आपने कहा नेचुरल फूड डाइट, तो ऐसे कौन से खाने हैं, ऐसी क्या एक्टिविटीज़ हैं जो एक एनेमिक बंदे के लिए हेल्दी हैं एंड दैट वुड एक्चुअली हेल्प देम रीगेन देयर स्ट्रेंथ? एनीमिया के हवाले से मैं ये बिल्कुल ज़रूर बताना चाहूँगी, सब ऑल्दो ये सब डिस्कशन हो चुकी है, बट स्टिल एनीमिया जब आपको पता चल जाता है कि सीबीसी में हीमोग्लोबिन कम है, तो यू डेफिनेटली हैव टू गो टू योर डॉक्टर, ताकि वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें, उसके कॉज को इवेलुएट करें। देखिए एनीमिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरलाइन कॉज को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि अगर हम कॉज नहीं जान पाएंगे तो हम डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रीटमेंट कर रहे होंगे। हमें ज़रूरत B12 की है और हम रिप्लेसमेंट आयरन का ले रहे हैं, तो दिस हैज़ टू बी सीन बाय अ डॉक्टर। डॉक्टर को डेफिनेटली हेमाटोलॉजिस्ट को उसको एड्रेस करना है, उसको ट्रीट करना है। और आयरन रिच डाइट्स के हवाले से भी जैसे आपने कहा, तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, एप्पल है, वेजिटेबल्स हैं, बीट रूट है, ये आपकी आयरन रिच होते हैं। पोमीग्रेनेट है, इससे आयरन की एब्जॉर्प्शन, आयरन की बॉडी में लेवल्स को ऑप्टिमाइज़ करने में हेल्प मिलती है। और सबके लिए ही पैगाम है कि इफ़ यू आर हैविंग दो सिम्टम्स जो कि हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस किए हैं, और इस तरह का कोई भी सिम्टम आ रहा है, तो डेफिनेटली डोंट इग्नोर इट, गो टू योर डॉक्टर एंड सीक एडवाइस एट फर्स्ट इंस्टेंट। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच डॉक्टर आमना फॉर शेयरिंग द वंडरफुल इंसाइट्स। आई एम श्योर एंड आई होप कि बहुत सारे लोग जो एनेमिक हैं उनको यू वुड हैव क्रिएटेड अ सर्टेन अवेयरनेस, एंड आपको भी बहुत शुक्रिया आपकी टाइम का, एंड इंशाल्लाह ताला वील सी यू इन सम अदर शो। Sure. Thank you so much.